बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में हम सेक्शन 122 अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट देखेंगे। क्योंकि एक मुश्किल सेक्शन है, इसलिए इसको इसमें आसानी पैदा करने के लिए मैंने सेक्शन को ब्रेक कर दिया है कुछ हेडिंग्स में। जैसे पहली हेडिंग है सीआईआर पावर्स टू अमेंड असेसमेंट ऑर्डर। तो पावर्स में हमने 3 सबसेक्शंस का ज़िक्र किया है और उसके बाद हमने रीज़न्स क्या होंगी अमेंडमेंट या फर्दर अमेंडमेंट की रीज़न्स को एक जगह डाल दिया है, सबसेक्शन 5 और 5A। और उसके बाद टाइम फ्रेम क्या होगा 121 की असेसमेंट का और 122 की अमेंडमेंट का, अमेंडमेंट इन असेसमेंट्स का, ठीक है? और उसके बाद अपॉर्च्युनिटी ऑफ बीइंग हर्ड की हम बात कर लेंगे 122(9) और फिर सीआईआर एक्सटेंडेड पावर्स की हम बात कर लेंगे। ये करने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे टेस्ट योर नॉलेज के नाम से कि हमने जो 122 में ऊपर सीखा है, क्या हम उसे अप्लाई भी कर पा रहे हैं या नहीं। तो ओवरऑल आज का सेशन इस तरह से चलेगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पावर देखते हैं कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू की पावर्स टू अमेंड असेसमेंट ऑर्डर। Subsection 1 of Section 122. Subject to this section, the Commissioner may amend an assessment order treated as issued under Section 120. 120 का क्या होता है? Deemed assessment order. और issued under Section 121 best judgment assessment order by making such alteration or addition as the Commissioner considers necessary. सिर्फ आसानी के लिए समझने के लिए मैंने लिख दिया कि फर्स्ट अमेंडमेंट, पहली दफ़ा अगर अमेंडमेंट हो रही है 120 के ऑर्डर में जो कि डीम्ड असेसमेंट का ऑर्डर है, आप रिटर्न जमा कराते हैं तो मिलता है। और 121 आप जब रिटर्न नहीं जमा कराते या आप ऑडिट में कंप्लायंसेस नहीं करते तो बेस्ट जजमेंट का ऑर्डर हो जाता है। तो इन दोनों ऑर्डर्स में मज़ीद तब्दीली करने के लिए, मज़ीद अमेंडमेंट करने के लिए कमिश्नर जब ऑर्डर बनाएगा तो वो लिखेगा ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 122। तो ये इस सेक्शन में उसे ऑर्डर करना होगा। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने रिटर्न जमा कराई और रिटर्न जमा कराने के बाद आपको ख़्याल आया कि मुझसे कुछ ओमिशन हो गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पेंशन इनकम दिखाना भूल गए, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सैलरी को सही तरह दिखाना भूल गए या कोई भी रीज़न हो सकती है। तो आप अपनी मिस्टेक को सही करने के लिए सेक्शन 114(6) में प्रोवाइडेड है कि आप रिवाइज़ कर सकते हैं। तो आपने खुद अपनी रिटर्न रिवाइज़ कर ली। तो उस सूरत में क्या होगा? अब देखें, पहले जब रिटर्न रिवाइज़ आपने जमा कराई तो आपको 120 का असेसमेंट ऑर्डर मिल गया। अब आपने जब अमेंडमेंट कर दी तो आपने 120 के असेसमेंट ऑर्डर को तो खुद छोड़ दिया। तो इसका मतलब है एक नया ऑर्डर बनेगा जो कि आपकी रिवाइज़ रिटर्न पे बनेगा। उस ऑर्डर को कहते हैं डीम्ड अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर और वो इश्यू होता है सेक्शन 122(3) यानी सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 122। तो ये जो सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 122 है, ये टैक्स पेयर ने खुद अमेंडमेंट कर दी है एक असेसमेंट ऑर्डर में जो कि 120 का था। इसको पढ़ लेते हैं। वेयर अ टैक्स पेयर फर्निश अ रिवाइज्ड रिटर्न अंडर सबसेक्शन 6 और 6A ऑफ सेक्शन 114, a commissioner shall be treated as having made an amended assessment of taxable income। देखें, अमेंडेड असेसमेंट और डीम्ड क्यों है? क्योंकि ट्रीटेड। सो ट्रीटेड अमेंडेड असेसमेंट, इसीलिए हमने डीम्ड अमेंडेड असेसमेंट कह दिया। ऑफ द टैक्सेबल इनकम टैक्स पेएबल thereon as set out in revised return, and the taxpayer revised income shall be taken for all purpose of the ordinance to be an amended assessment order issued to the taxpayer by the commissioner on the day on which revised return was furnished। इसमें कोई ऐसी ये हम बात समझा चुके हैं, इसमें कोई समझाने की मजीद बात नहीं है। अब अब देखिए, अब स्कीम क्या बन रही है, जहन में दोहराइए एक दफा। 120 का और 121 का असेसमेंट ऑर्डर चेंज हो रहा है 122(1) में और 120 का असेसमेंट ऑर्डर टैक्स पेयर के अपने हाथ से चेंज हो रहा है 122(3) में। लेकिन अब अगर 121 के ऑर्डर को चेंज करना हो, यानी अब फर्दर अमेंडमेंट की बात हम करने जा रहे हैं और 123 को फर्दर अमेंड करना हो, तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए कमिश्नर को पावर दी गई है 122(4) में। 122(4) में कमिश्नर इसको फर्दर अमेंड कर सकता है। वेयर एन असेसमेंट ऑर्डर हैज बीन अमेंडेड अंडर सबसेक्शन 1, 3 और 5A। अच्छा, ये 5A जो है ना, फिलहाल अभी जब हम पढ़ाई कर रहे हैं आप इसको डिसरिगार्ड समझें, ऐसा कि यहाँ लिखा नहीं है।
मैं बाद में क्लैरिफ़ाई कर दूँगा, इसको छोड़ दीजिए यहाँ, ताकि आप एक रिदम में चलते जाएँ कि अब इस सबसेक्शन 1 में जो ऑर्डर हुआ है और सबसेक्शन 3 में जो ऑर्डर हुआ है, इसकी जो फर्दर अमेंडमेंट है, द कमिश्नर मे फर्दर अमेंड एज़ मैनी टाइम्स एज़ नेसेसरी। अब इसको मैंने कह दिया सेकंड अमेंडमेंट, तो सेकंड अमेंडमेंट कहाँ होगी? 122(4) में होगी। तो हमने यहाँ पावर की बात कर ली। अब हमारे ज़हन में ये सवाल पैदा होना चाहिए कि ठीक है, कमिश्नर 120 और 121 को अमेंड कर सकता है, 122(1) में, टैक्सपेयर खुद अमेंड कर देता है 120 को 122(3) में, 122(4) में फर्दर अमेंडमेंट हो सकती है उस ऑर्डर की, 122(1) वाले की और 122(3) वाले की, और 122(5) ए वाला जो है मैंने कहा है अभी इसको छोड़ दें, आप मत सोचें क्या है ये, इसको बाद में बताऊँगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे ज़हन में ये बात आनी चाहिए कि ऑर्डर तो होगा उस सेक्शन में, लेकिन क्यों होगा ऑर्डर? मतलब देयर मस्ट बी सम रीज़न्स बिहाइंड पासिंग एन ऑर्डर। तो वो रीज़न्स क्या हो सकती हैं? अब हम रीज़न्स पढ़ते हैं। सेक्शन 122 में रीज़न्स फॉर मेकिंग अमेंडमेंट और फर्दर अमेंडमेंट 122(4) में और अमेंडमेंट 122(1) में और 122(3) में हो जाती हैं। अच्छा, अब रीज़न्स 2 तरह की हो सकती हैं, यानी आप कंक्लूड अगर हम यहाँ पे करें, हम कहेंगे देयर मे बी 1 और 2 रीज़न्स फॉर मेकिंग एन असेसमेंट्स अंडर सेक्शन 122(1) और 122(4). क्योंकि हम कमिश्नर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, तो कमिश्नर 2 रीज़न्स की वजह से ऑर्डर कर रहा होगा, चाहे वो 121 में करे, चाहे 122(4) में करे। वो रीज़न्स क्या हो सकती हैं? सो देयर आर 2 रीज़न्स बेसिकली। एक रीज़न को कहते हैं 122(5) की रीज़न और दूसरी है 122(5) ए की रीज़न। पहले 122(5) ए की रीज़न समझा देता हूँ, ये आसान है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपनी रिटर्न जमा कराई और आप लेट्स सपोज़ आप एक डॉक्टर हैं, तो आपको पता है कि फुल टाइम टीचर अलाउंस मिलता है। लेट्स से आप जिन्ना हॉस्पिटल में या किसी सरकारी हॉस्पिटल में आप प्रोफ़ेसर हैं, फुल टाइम वहाँ आप एसोसिएट प्रोफ़ेसर हैं या फेलो मेंबर हैं, आप टीचिंग करते हैं, तो आपको रिबेट मिलता है, फुल टाइम टीचर रिबेट। लेकिन प्रोविज़न में ये भी प्रोवाइडेड है कि अगर आप अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं प्राइवेट क्लिनिक, तो आपको रिबेट क्लेम नहीं करना। अच्छा, लास्ट ईयर आपका ऑडिट हुआ है। उसमें ये चीज़ कमिश्नर ने आइडेंटिफ़ाई कर ली थी कि आप अपनी रिटर्न में बिज़नेस इनकम भी दिखाते हैं और सैलरी इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी दिखाते हैं। तो उसको पता है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर फुल टाइम टीचर अलाउंस, ठीक है? अब आपने रिटर्न जमा कराई 2023 की। जब रिटर्न जमा कराई, तो उसमें दोबारा से आपके वकील साहब ने ये किया था कि फुल टाइम टीचर अलाउंस क्लेम किया हुआ था। जबकि मैं कमिश्नर हूँ, मुझे पता है कि यू आर नो मोर एलिजिबल, आप बिज़नेस इनकम भी दिखा रहे हैं और सैलरी भी दिखा रहे हैं और बिज़नेस इनकम भी क्लिनिक से आ रही है, तो ये तो साफ ज़ाहिर है आप एलिजिबल ही नहीं है। तो अब देखें यहाँ पे क्या हुआ, मैं कमिश्नर हूँ, मैंने अपना माइंड अप्लाई किया और मैंने एक चीज़ को एस्टैब्लिश कर लिया अपने ज़हन में कि हाँ, ये गलती रिटर्न में मौजूद है और इसकी वजह से गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस हो रहा है। तो 122(5) की रीज़न की वजह से ऑर्डर करने के लिए ये 2 बातें कमिश्नर साहब को एस्टैब्लिश करनी होंगी अपने माइंड में और फिर राइटिंग पे लेकर आएगा। यही बात 122(5) में लिखी है कि सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 9 अभी हम देख लेंगे क्या है। सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 9 द कमिश्नर मे अमेंड और फर्दर अमेंड। मे अमेंड मतलब 122(1) के अमेंडमेंट और फर्दर 122(4) के अमेंडमेंट एन असेसमेंट ऑर्डर इफ ही कंसीडर्स दैट असेसमेंट ऑर्डर इज इरेनियस कहते हैं उसमें गलती है, उसमें एरर है, उसमें मिस्टेक है। इन सो फॉर इस हद तक इट इज प्रिजुडिकल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। इसको आसान रखें कि रिटर्न में असेसमेंट ऑर्डर में ऐसी मिस्टेक है कि उससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस होता है। अब मैंने जो आपके लिए एक एग्जांपल फ्रेम की, आप अगर कमिश्नर हैं, तो आप मेरी बात से इत्तेफ़ाक करेंगे कि जी हाँ, इस रिटर्न में फुल टाइम टीचर अलाउंस नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये आदमी तो अपनी बिज़नेस प्रैक्टिस भी कर रहा है, क्लिनिक चला रहा है। तो आपको शो कॉज़ करना चाहिए। ऑर्डर करने से पहले हम शो कॉज़ करते हैं। शो कॉज़ क्या करेंगे आप? आप लिखेंगे शो कॉज़। अच्छा, शो कॉज़ का मतलब है कि हम
ये एड बैक्स करना चाह रहे हैं, आपको अपॉर्च्युनिटी देना चाहते हैं कि आप अपनी पोज़ीशन वाज़िया करें। तो ये जो अपॉर्च्युनिटी का देना है, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये देखिए, यहाँ 122 है ये, ठीक है? क्योंकि 122 पढ़ रहे हैं तो यहाँ लिखा नहीं। 122 सबसेक्शन 9 कहते हैं, नो असेसमेंट शैल बी अमेंडेड और फर्दर अमेंडेड अंटिल दिस सेक्शन अंडर दिस सेक्शन अनलेस द टैक्सपेयर हैज़ बीन प्रोवाइडेड विद एन अपॉर्च्युनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। यानी आप जो भी ऑर्डर बनाने जा रहे हैं, पहले उसकी बात तो सुन लें, उसको एक दफ़ा कन्फ्रंट कराएँ कि जी हम ये काम करने जा रहे हैं, आप इस पे कुछ कहना चाहते हैं तो कह लें। तो आप अब कमिश्नर साहब एक नोटिस बनाएँगे, कहेंगे शो कॉज़ नोटिस अंडर सेक्शन 122(9) 122(9) इसलिए लिख रहे हैं कि भई आपको एक मौका फ़राहम किया जा रहा है, आप आइए और आकर हमारी ऑब्ज़र्वेशन पे कमेंट कर दीजिए या अपनी टैक्स काउंसिल के ज़रिए रिप्लाई जमा करा दीजिए और उसके आगे लिखेंगे रीड विद 122(5)(a) वो रीड विद 122(5) नहीं लिखेंगे, वो लिखेंगे रीड विद 122(5)(a) क्योंकि जिस रीज़न की वजह से वो चाहते हैं कि मैं ऑर्डर बनाऊँ, अगर फर्स्ट अमेंडमेंट है तो 122(1) में बना देंगे वरना 122(4) में। वो वजह ये है कि भई रिटर्न में मिस्टेक है और आइडेंटिफाइड मिस्टेक है। ऐसा नहीं है कि वो आपसे पूछें टैक्स पेयर से, मुझे ये चीज़ जमा कराओ फिर मैं देखूँगा कि रिट मिस्टेक है या नहीं। नो, इट इज़ वेरी अपैरेंट फ्रॉम द रिटर्न फ्रॉम द असेसमेंट ऑर्डर या 120 का ऑर्डर है कि भई एक मिस्टेक मौजूद है और उससे गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दी। और एक एग्ज़ाम्पल हम आगे जब हम टेस्ट नॉलेज करेंगे, वहाँ भी मैं आपको एक डिफरेंट एग्ज़ाम्पल दे दूँगा ताकि और क्लियर हो जाए। तो एक रीज़न तो ये डिस्कस हो गई। अब आइए एक और रीज़न के ऊपर।